नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत परमार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। जैसा कि हमारा जो हिमालय की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने लेक्चर फर्स्ट में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि हिमालय पर्वत क्या है, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, कैसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से हमने हिमालय का जो बलित पर्वत का उदाहरण है उसको समझा, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट की क्या गतिविधियां रही उनको समझा, हिमालय के फॉर्मेशन में और उसके विभाजन में, जैसे कि ट्रांस हिमालय हुआ, महान हिमालय हुआ हमारा, जैसे हम बृहद हिमालय कहते हैं, और फिर मध्य हिमालय, और फिर हमारा वाही हिमालय, शिवालिक हिमालय हुआ। तो इनका जो डिवीजन किया गया है उसका आधार क्या था, इनके प्रमुख पर्वत शिखर क्या थे, इनसे होने वाले प्रमुख दर्रे, घाटियां इत्यादि सारी चीजों को हमने डायग्राम के माध्यम से समझा था। तो आज हमारा लेक्चर 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। उस प्रादेशिक विभाजन से पहले हम थोड़ी सी एक चीज को समझेंगे, जैसे कि हमने कल जो हिमालय का पूरा स्ट्रक्चर नॉर्थ के हिसाब से पढ़ा। नॉर्थ के हिसाब से मतलब है कि जो हिमालय का विस्तार है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, वो उत्तर से पूर्व तक का है। तो हमने पूरा जो उत्तर का हिमालय है, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और अपना शिवालिक हिमालय को अच्छे से कंप्लीट किया। आज हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है, हमारे भारत में जो हिमालय का पूर्वी विस्तार है, आज हम उसको देखते हैं। इसमें जो प्रमुख पर्वत शिखर हैं और प्रमुख जो पहाड़ियां हैं, इन सभी चीजों को देखना है। ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट लगेंगे। पूर्वी हिमालय को कंप्लीट करने के बाद में हम कंप्लीट करेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो जैसा कि यह है काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और ये है लद्दाख श्रेणी, और ये जास्कर श्रेणी। ये समूह था ट्रांस हिमालय का। फिर पढ़ा हमने महान हिमालय, और फिर ये मध्य हिमालय, और ये है शिवालिक हिमालय। तो ये है उत्तर का विस्तार, उत्तर से पूर्व तक का विस्तार। आज हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम प्रादेशिक तक आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर पूर्वी हिमालय की बात करते हैं, तो पूर्वी हिमालय की जो सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी जो चोटी है वो है महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय में अवस्थित है, जो है नामचा वर्मा। ये जो पर्वत शिखर है इसका नाम है नामचा वर्मा। ये अवस्थित है महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय में। तो अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में हमने जितने भी पर्वत शिखर थे उनको अच्छे से कंप्लीट किया। अगर हम पूर्वी हिमालय की बात करते हैं तो पूर्वी हिमालय में सबसे ऊंची जो चोटी है या पर्वत शिखर है वो है नामचा वर्मा, जो महान हिमालय या बृहद हिमालय में अवस्थित है। अब इसी के साथ में कुछ प्रमुख जो पहाड़ियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं, तो उनके हम नाम देख लेते हैं। लगभग 5 से 6 चोटियां हैं जिनका हमें नाम देखने की जरूरत है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ये जो प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र है या प्रमुख चोटियां ये किस राज्य में पड़ती हैं या हिमालय के किस भाग में पड़ती हैं। तो ये था नॉर्थ वाला हिस्सा, ये है ईस्ट वाला हिस्सा। तो हिमालय के पूर्वी भाग में महान हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी होगी नामचा वर्मा। अब जो प्रमुख पहाड़ी शिखर हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगी डाफला, फर्स्ट ऑफ ऑल डाफला। दूसरा आएगी मीरी, दूसरा आएगी मीरी। और ये जो थर्ड है वो है आपकी मिश्मी, और ये है ऊहार बिहार, और ये है आपकी पटकाई बूम, पटकोई बूम। तो ये थी प्रमुख पहाड़ियां और प्रमुख पर्वत शिखर। तो प्रमुख पर्वत शिखर की बात करें अगर पूर्वी हिमालय के अंतर्गत, तो महान हिमालय में अवस्थित है नामचा वर्मा। ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने, ये वाला हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में पड़ता है। हालांकि इसका जो कुछ क्षेत्र है वो चाइना के अधिकरण क्षेत्र में है, हालांकि इस पर लगातार विवाद बना हुआ है, पर इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। फिर इसकी जो प्रमुख पर्वत शिखर है या पहाड़ियां हैं वो है डाफला, मिरी, बहराव, मिश्मी और पटकोई बूम। ये सबकी सब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और प्रमुख पर्वत शिखर हैं, ये सब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में और काउंट किए जाते हैं पूर्वी हिमालय का विस्तार। अब इसी के साथ में हम देखते हैं, यहाँ पड़ेंगे हमारी नागा हिल्स, यहाँ होंगी नागा हिल्स जो है नागालैंड राज्य में। यहाँ है मणिपुर हिल्स, मणिपुर राज्य में। और यहाँ पड़ेंगी हमारी प्रमुख मिजो हिल्स। तो ये था पूर्वी हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर और प्रमुख पहाड़ियां। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पर्याप्त है, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, उसका मध्य प्रदेश का प्रीलिम्स एग्जाम हो या फिर राजस्थान उत्तर प्रदेश का प्रीलिम्स हो, इतना ही पूछा जाएगा कि किस प्रकार की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है या फिर किस प्रकार के हिमालय में, या फिर अगर प्रदेश या फिर डायरेक्शन की बात करें तो पूर्वी हिमालय में अवस्थित है या फिर उत्तरी हिमालय में अवस्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामचा वर्मा, डाफला, मिरी, बहराव, मिश्मी और पटकोई बूम आएगी। नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स,
और मिजोरम में मिजो हिल्स, ये प्रमुख हैं। ये हमारे उत्तर पूर्व या फिर हिमालय का पूर्वी विस्तार है, जो पहाड़ियों के रूप में इनके जो प्रमुख पर्वत शिखर हैं वो इतने ही हैं। तो मुझे लगता है कि हिमालय का जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर था नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, यानी कि उत्तर पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के साथ में, यहाँ आज वो फिनिश होता है। आज के लेक्चर में सिर्फ ये 5-10 मिनट का यही लेक्चर था कि जो अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो भी प्रमुख पहाड़ियां हैं, जो हमारा हिमालय का विस्तार है, वह सिर्फ इतना ही है। आप एक अगर छोटी सी चीज याद रख सकते हो तो इतना रख लो कि जो नामचा बर्मा जो पर्वत शिखर है, यहाँ से हिमालय का जो विस्तार है वो पूर्व से होते हुए दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, बस इतना। पहाड़ी के रूप में यहाँ से यू टर्न ले लिया है इन पहाड़ियों ने। यू टर्न क्यों लिया है? क्योंकि जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर हुई थी तो कुछ यूरेशियन प्लेट का जो शेप था वो कुछ इस प्रकार था। तो जब भारतीय प्लेट इससे टकराई तो जो अपसादों का जो बलन हुआ तो हिमालय पर्वत ऐसे खड़ा हुआ, तो उसका जो शेप था ना यूरेशियन प्लेट का, तो इसका विस्तार जो है वो पूरी पहाड़ियों के माध्यम से कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। पहले ये पूर्व की तरफ जाएंगे, फिर ये साउथ की तरफ जाएंगे, यानी दक्षिण की तरफ। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट हिमालय का एक स्ट्रक्चर। उत्तर पूर्वी हिमालय ये आज हमारा कंप्लीट है। पूर्वी हिमालय के विस्तार में इतनी ही पर्वत शिखर और पहाड़ियों के बारे में हमें पढ़ना था, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। अब हम पढ़ते हैं इसमें जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक इस पर केंद्रित है, उसका नाम है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक का नाम लिखते हैं। प्रादेशीय विभाजन। प्रादेशीय विभाजन का जो आधार है वो है नदी घाटियां। हिमालय, देखो ये है हिमालय का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारा डायग्राम है। हिमालय में कई हिमालय के जो पर्वत शिखर है उन पर लगभग 12 महीने या फिर साल भर बर्फ जमी रहती है, जिनके पिघलने से लगातार सदावाहिनी नदियों का उद्गार हुआ है। तो हिमालय के पर्वत शिखरों में या हिमालय की घाटियों में कुछ विशाल या फिर बड़ी नदियों का उद्गम हुआ है, जिनके माध्यम से बड़े लंबे समय से और आज तक बड़े पैमाने पर नदियों के माध्यम से नदी घाटियों का निर्माण किया जा रहा है, या फिर बड़े बड़े जो कटाव है हमें वो देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं नदी घाटियों के विस्तार के आधार पर हिमालय को हमने 4 प्रादेशिक भागों में बांटा है। तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसका जो प्रमुख आधार है वो है नदी घाटियां। वो क्या है? वो है नदी घाटियां। तो हिमालय के क्षेत्र में जो भी सदावाहिनी नदियां हैं, जो साल भर वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, उनके माध्यम से बड़े या फिर चौड़े लंबे सक्रिय नदी घाटियों का निर्माण किया गया है। उन्हीं नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को हमने 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में विभाजित किया है। पहले सिर्फ एक रफली डायग्राम पे आप समझो, फिर उसका जो प्रादेशिक विभाजन का जो हम डायग्राम बनाएंगे उसको हम अलग से बनाएंगे। तो सिर्फ आप समझो पहले इस डायग्राम में कि मान के चलो ये है मानसरोवर झील जो तिब्बत के क्षेत्र में है, ये चाइना का रीजन है। ये है हमारी मानसरोवर झील, ये है हमारी मानसरोवर झील। इससे लगभग 3 प्रमुख नदियों का उद्गम हुआ है, जिसमें पहला है हमारी सिंधु नदी, जिसे बोलते हैं इंडस। तो सिंधु नदी का उद्गम होते हुए ये लगभग कुछ ऐसे करके हुए भारत से निकली हुई है और जाती है सीधे पाकिस्तान में। कहाँ जाती है? सीधे पाकिस्तान में। ये है तिब्बत का रीजन, जिसे बोलते हैं तिब्बत पठार। अगर छोटी सी इंफॉर्मेशन दूं तिब्बत पठार के बारे में, तो तिब्बत पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, दुनिया का सबसे विस्तृत पठार, दुनिया का सबसे विस्तृत पठार या दुनिया का सबसे बड़ा पठार जो है वो है तिब्बत का पठार, जो पड़ता है चाइना के पश्चिम दक्षिण क्षेत्र में। दूसरा, एक यहाँ एक ग्रंथि पड़ती है। क्या पड़ेगी? यहाँ एक ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब है एक बहुत बड़ा एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जैसे बोलते हैं पामीर की गांठ। क्या बोलते हैं? पामीर की गांठ। आप बस समझते जाओ, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो तिब्बत का जो पठार है उसका जो ऐसा कुछ विस्तार देखने को मिलता है चाइना के रीजन में हमें। तो चाइना का जो रीजन है भारत के नॉर्थ और ईस्ट के क्षेत्र में, या फिर चाइना के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पश्चिम और दक्षिण में, तो वहां पड़ता है तिब्बत का पठार, जो दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत पठार है या दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। जो तिब्बत का पठार है चाइना के रीजन में आता है, उसी का एक क्षेत्र है ये पामीर की गांठ। ये विश्व की या फिर ये बोले इसे बोलते हैं विश्व की छत। क्या बोलते हैं सर? विश्व की छत। विश्व की छत। अब विश्व की छत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तिब्बत का पठार विस्तार है। तिब्बत का जो पठार है ना, ये इसी का विस्तार है
और ये तिब्बत का पठार जो दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृत पठार है, उसका सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा है। हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत पठार होने के साथ में दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो तिब्बत का पठार है। और तिब्बत के पठार में एक ऐसा क्षेत्र है जिसे बोलते हैं पामीर की गांठ, जो जम्मू कश्मीर के ऊपर मिलेगी, इसे बोलते हैं पामीर की गांठ, जो इसे विश्व की छत कहते हैं। ये तिब्बत का पठार ही है जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार का सबसे ऊंचा रीजन है पामीर की गांठ, जो विश्व की छत कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो तिब्बत के पठार में पड़ती है क्या, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकलती है एक नदी जिसे बोलते हैं हम इंडस, क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। ये हमारी सिंधु नदी। फिर यहीं से निकलती सतलुज नदी, ये भारत में ऐसे प्रवेश करेगी और फिर ये भी कहाँ जाएगी, पाकिस्तान में। तो यहाँ से निकली है कौन सी, एक निकली है सिंधु नदी तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील से, और एक तरफ निकली है हमारी क्या बोलते हैं, सतलज नदी। लिख लेते हैं सतलज नदी। अगर मुझसे मात्राओं की मिस्टेक हो जाए ना तो माफ कर देना, ये मत सोचना कि इनको लिखना ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्राओं को नहीं, आप फोकस करो कि मैं समझा कह रहा हूँ, या फिर जो बड़ी चीज है उसको ध्यान रखो बस। तो ये है मानसरोवर झील, जैसे निकली एक तरफ सिंधु नदी, एक निकली सतलज नदी। अब ये दोनों ही जो नदियां हैं ये 12 मासी प्रवाहित होती है। इनके द्वारा बड़े लंबे सकरे, चौड़ी या फिर बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण लगातार हिमालय क्षेत्र में किया गया है, और लगातार ये जो निर्माण है अभी भी जारी है और अनंत काल तक जारी रहेगा, जब तक ये नदियों का जो उद्गम स्थल है या फिर जल की जो आपूर्ति है वो लगातार बनी हुई है इनको। तो ये जो सिंधु नदी है और ये जो सतलज नदी है, तो इसके जो मध्य का क्षेत्र है उसे बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन। और क्यों किया गया है, नदियों के आधार पर, क्योंकि नदियों ने बड़े पैमाने पर यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में कटाव किया हुआ है, उनके द्वारा बड़ी लंबी सक्रिय नदी घाटियों का निर्माण किया गया है। तो नदी घाटियों, ये है सिंधु और ये है सतलज, तो इसके मध्य का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन, जिसका आधार है नदी घाटियां। तो इस प्रादेशिक विभाजन का या जो प्रमुख नदी घाटियां हैं उसका जो आधार है, इसके समझाने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया, और इसके साथ में हमने समझा कि तिब्बत का पठार क्या है, और तिब्बत के पठार की जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है पामीर की गांठ, जैसे विश्व की छत कहते हैं। और विश्व का सबसे ऊंचा या विस्तृत या सबसे बड़ा जो पठार है वो है तिब्बत का पठार, जिसका विस्तार है ये पामीर की गांठ, जो विश्व की छत कहते हैं। और ये कहाँ पे है, ये चाइना के पश्चिम या दक्षिण क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। ये था एक सिंपल सा प्रादेशिक विभाजन और नदी घाटियों के आधार पर उसका एक छोटा सा रोड मैप। अब हम इसको रफ करते हैं पूरे डायग्राम को, और फिर हम एक न्यू डायग्राम ड्रॉ करेंगे और हम समझेंगे कि प्रादेशिक विभाजन का जो प्रमुख आधार है नदी घाटियां, और कैसे कैसे उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, कितने प्रकार के प्रादेशिक विभाजन है, उनकी प्रमुख विशेषताएं, उनके अंदर आने वाले प्रमुख पर्वत शिखर, प्रमुख दर्रे, प्रमुख श्रेणियां, जो भी सारी चीजें हम उनको आज क्लियर करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखें, वीडियो थोड़े से बड़े हो सकते हैं बट कोई नहीं, सफिशिएंट होंगे आपके लिए। ये डायग्राम हम यहाँ से बनाएंगे ताकि आपको वहाँ लिखने में ज़्यादा चीज़ें समझ में आए अच्छे से। ये है नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं है, रफली डायग्राम है, बस सिर्फ याद करने के लिए पर्पज से रखो या फिर चीज़ों को समझने के पर्पज से रखो। तो देखो, ये है मानसरोवर झील जो तिब्बत के पठार में पड़ेगी। यहाँ से निकलती है सिंधु नदी जिसका विस्तार पाकिस्तान और फिर अरब सागर में जाके ये गिर जाती है। फिर एक निकलती है यहाँ से सतलज नदी, ये लिख देते हैं यहाँ पे, सिंधु नदी, यहाँ से निकलेगी हमारी सतलज नदी। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा ये उत्तराखंड में आ गया, लो अब ठीक है। अब समझो मेरी बात, पहला जो प्रादेशिक विभाजन है नदी घाटियों के आधार पर वो है कश्मीर हिमालय। पहला है कश्मीर हिमालय। पहला जो प्रादेशिक विभाजन है, 4 प्रमुख प्रादेशिक विभाजन है नदी घाटियों के आधार पर, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, जिसमें से पहला है हमारा कश्मीर हिमालय, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य। यहाँ नहीं लिखते, सतलज नदी लिखते हैं, ठीक है। सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य।
अब आते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो पहला हम प्रादेशिक विभाजन पढ़ रहे हैं। कश्मीर हिमालय जो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र है। कश्मीर हिमालय का सर्वाधिक हिस्सा, मेरे साथ में आप लोग नोट करते जाना या फिर समझते जाना जिससे आपको ज़्यादा सहायता मिल सके पढ़ने में। कश्मीर हिमालय का सर्वाधिक हिस्सा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में पड़ता है। पंजाब राज्य में पड़ता है, इसलिए इसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं, इसलिए इसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं। मेरे शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देना, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना। लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है तो आप थोड़ा सा माफ करना मुझे। कश्मीर हिमालय का सर्वाधिक हिस्सा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में पड़ता है, इसलिए इसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं। प्रदेश इसमें तो लिखते हैं हम प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी आती है इसके अंतर्गत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो हमने लास्ट मैप में या फिर इससे पहले जो मैप बना था उसमें समझाया था मैंने आपको। तो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। प्रमुख पर्वत शिखर की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे। माउंट केटू जो पूरे भारत का सबसे ऊंचा या फिर सबसे बड़ा जो पर्वत शिखर है, माउंट केटू, जो जास्कर जो काराकोरम सिटी में पड़ता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी था। प्रमुख पर्वत शिखर माउंट केटू और नागा पर्वत। अगर हम प्रमुख दर्रों की बात करें इसके अंतर्गत, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दर्रे होते क्या हैं। प्रमुख दर्रों की बात करें तो दर्रे होते क्या हैं, तो पर्वतों के मध्य में लंबे सकरे रास्ते क्या होते हैं। पर्वतों के मध्य में लंबे सकरे रास्ते, जिससे पर्वतों के मध्य में लंबे सकरे रास्ते जिनके माध्यम से हम ट्रांसपोर्टेशन जैसी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। तो जो भी पर्वत श्रृंखला है, चाहे वो महान हिमालय हो, फिर उसके आगे मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, उनके बीच में जो लंबे सकरे रास्ते होते हैं वो साधारण से दर्रे कहलाते हैं, उनको बोलते हैं प्रमुख दर्रे। तो प्रमुख दर्रे कौन कौन से पड़ेंगे, वो है एक काराकोरम दर्रा, एक है हमारा काराकोरम दर्रा, दूसरा पड़ेगा बनिहाल जोजिला दर्रा, थर्ड हम पढ़ेंगे बनिहाल दर्रा, और फोर्थ है बुर्जिल दर्रा। मुझे लगता है कि कश्मीर हिमालय जो एक प्रमुख प्रादेशिक हिमालय का भाग है, तो वो सफिशियंट है। कश्मीर हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में है, तो मैंने आपको बताया ये वाला जो पार्ट है पूरा कश्मीर हिमालय कहलाता है, सिंधु नदी सतलज नदी के मध्य में है। कश्मीर हिमालय का सर्वाधिक हिस्सा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में पड़ता है, इसलिए इसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं। पर्वत शिखर, अगर हम पर्वत श्रेणियों की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां प्रमुख है इसकी। प्रमुख पर्वत शिखर तो माउंट केटू और नागा पर्वत। प्रमुख दर्रे देखते हैं, तो दर्रे क्या होते हैं, पहले तो पर्वतों के मध्य में लंबे सकरे रास्ते जिससे ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधाओं को विस्तार किया जा सके। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। तो मुझे लगता है कि कश्मीर हिमालय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के आंसर राइटिंग में 3 मार्कर और 5 मार्कर में इतना सफिशियंट है, और इतना ही हमारे पास सब सीमा जो होती है वो लिखने की होती है। तो सारी चीजें कंटेस्ट करो प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप कभी भी किसी भी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी हो, आपका रेलवे, एसएससी, सीजीएल हो, उसका प्रीलिम्स हो, या फिर पटवारी, एमपी पुलिस, जो भी सारे हैं, तो उनके आपके सफिशियंट हो जाएगा इतना। तो मुझे लगता है कि इसमें नदियों के माध्यम से जो विभाजन है, उनके मध्य का क्षेत्र वो आ गए, स्टेट्स आ गए, पर्वत श्रेणियां आ गई, पर्वत शिखर आ गए, प्रमुख दर्रे आ गए, इतना पर्याप्त है कश्मीर हिमालय के अंदर। अब हम दूसरा पढ़ेंगे कुमाऊं हिमालय। सेकंड जो है हमारा वो है कुमाऊं हिमालय।
अब देखो कुमायूं हिमालय, यह है सतलज नदी, यहाँ से निकलती है नेपाल के क्षेत्र से काली नदी, यह है नेपाल की काली नदी, यह है नेपाली काली नदी। तो सतलज नदी और काली नदी का जो मध्य का क्षेत्र है वो कहलाता है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय, और आपको मैप का अगर छोटा सा आइडिया होगा तो इस साइड पड़ेगा उत्तराखंड राज्य। कौन सा पड़ेगा राज्य? उत्तराखंड। तो कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय कुमायूं हिमालय का सर्वाधिक हिस्सा उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। पश्चिमी क्षेत्र में कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि लगभग इस वाले रीजन में, इसको गढ़वाल हिमालय के रूप में भी देखा जाता है। तो इसका एक दूसरा नाम है कुमायूं हिमालय को। अगर किसी को मेरा पढ़ाना स्लो लगे तो वो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकता है, जिससे उसको बोरियत फील ना हो। कुमाऊं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। अगर हम प्रमुख पर्वत श्रृंखला की बात करें, यानी कि जो प्रमुख पर्वत शिखर हैं, जो हाईएस्ट पीक या हिल्स होती हैं, तो इसमें आएगा पहले धौलागिरी, या फिर नंदा देवी आएगा पहले। नंदा देवी, कल मैंने मैप के माध्यम से आपको महान हिमालय के अंतर्गत पड़ने वाली पूरी प्रमुख चोटियां बताई थी, तो वो कंप्लीट इसमें आती है कुमाऊं हिमालय में। नंदा देवी, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये यहाँ की प्रमुख हैं। अगर हम प्रमुख ग्लेशियर की बात करें कि कुमायूं हिमालय में कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर हैं, तो वो है जिस जगह प्रमुख ग्लेशियर पाए जाएंगे, मैं उसी प्रकार के प्रादेशिक हिमालय में उसका ग्लेशियर पढ़ाऊंगा। जिस जगह किसी प्रकार के ग्लेशियर नहीं है या कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि कुमायूं हिमालय में मैंने ग्लेशियर बता दिए या फिर आगे नहीं बताऊंगा, या फिर पिछले वाले जो प्रादेशिक विभाजन है उसमें नहीं बताए। तो जहाँ जरूरत नहीं है वहां नहीं बताएंगे, जहाँ जरूरत है वहां बताएंगे। तो प्रमुख ग्लेशियर है गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ। ऐसे कर लेते हैं, ये गंगोत्री यमुनोत्री प्रमुख ग्लेशियर होगा। प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल, प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल, तो वो है आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और प्रमुख जो पर्यटन स्थल की बात करें स्थान के आधार पर, तो वो आपका मसूरी, हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। तो कुमायूं हिमालय के बारे में इतना ही, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है। कुमायूं हिमालय का सर्वाधिक हिस्सा जो है उत्तराखंड राज्य पड़ता है। कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। प्रमुख पर्वत शिखर जो है वो नंदा देवी, धौलागिरी और अन्नपूर्णा है। प्रमुख ग्लेशियर गंगोत्री, यमुनोत्री। प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है केदारनाथ, बद्रीनाथ। और धार्मिक स्थल की बात करें तो मसूरी, कुल्लू मनाली फेमस है। कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो है सतलज नदी और काली नदी के मध्य में। चलो ये भी लिख देते हैं, विस्तार जो है सतलज नदी, कहीं कहीं से सतलुज नदी भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। नदी से काली नदी के मध्य, काली नदी के मध्य। तो कुमायूं हिमालय के बारे में और उसकी मैपिंग इतना सफिशिएंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा सरल भाषा में समझा रहा हूँ। और सरल भाषा में समझाने का मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम में टेक्निकल भाषा का यूज करना पड़ेगा। सरल भाषा का मतलब ये है कि आपको भी समझ में आए और आप अपनी कॉपी में जब आंसर राइटिंग करके आप सामने वाले टीचर को भी समझ में आए।
अब थर्ड हम पढ़ेंगे नेपाल हिमालय, जो तीसरा प्रादेशिक विभाजन है, नेपाल हिमालय। तो ये है काली नदी और यहां से निकलती है तीस्ता नदी, क्षमा चाहता हूं। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में मैं आपको बता दूं, ये वाला जो रीजन है ना पूरा, ये नेपाल है, भारत का निकटतम पड़ोसी देश नेपाल। तो नेपाल से ये जो काली नदी है और एक है जो तीस्ता नदी है, इसके मध्य का जो क्षेत्र है वो कहलाता है नेपाल हिमालय। तो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य हिमालय का सबसे बड़ा प्रादेशिक विभाजन या हिमालय का सबसे बड़ा प्रादेशिक हिस्सा जो है वो नेपाल हिमालय में पड़ता है। तो हिमालय का सबसे बड़ा प्रादेशिक विभाजन विश्व के या फिर हिमालय के दृष्टिकोण से जो सबसे ऊंचे और बड़े पर्वत शिखर हैं वो नेपाल हिमालय में पड़ते हैं। प्रमुख पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। दो प्रमुख और हैं, एक है लोसवे और एक है मकालू। ये पड़ेंगे नेपाल के बॉर्डर पे, नेपाल और भारत के बॉर्डर पर पड़ते हैं। तो प्रमुख पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो वो कंचनजंगा है। महान हिमालय के अंतर्गत जो नेपाल हिमालय पड़ेगी, तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोसवे और मकालू जो नेपाल और भारत के बॉर्डर पर पड़ेंगे। तो ये थे प्रमुख पर्वत शिखर। और नेपाल हिमालय काली नदी तीस्ता नदी के मध्य अवस्थित है, हिमालय का सबसे बड़ा प्रादेशिक विभाजन है। प्रमुख पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और लोसवे और मकालू ये प्रमुख पर्वत शिखर है वहाँ के। तो नेपाल हिमालय के बारे में सिर्फ इतना ही, और इतना ही हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है। 2 या 3 मार्कर में पूछा जाता है। और एग्जाम के प्रीलिम्स की बात करें तो सिर्फ पर्वत चोटी या फिर हिस्सा कुछ करके पूछ लेगा, या क्रम पूछ सकता है कि कितना बड़ा या फिर कितना छोटा है, तो क्लियर है, सामने लिखा हुआ है। तो हम फोर्थ की बात करते हैं। इसे बोलते हैं असम हिमालय। फोर्थ बोलेंगे असम हिमालय। असम हिमालय बोलते हैं, वर्तमान में सरकार ने नाम चेंज कर दिया है, तो असम हिमालय हो जाएगा। यह है तीस्ता नदी। अब एक छोटी सी बात समझो आप लोग, ये जो दिखाई दे रहा है ना, मानसरोवर से थोड़ी सी दूरी पर निकलती है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई असम से सीधा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बांग्लादेश से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो मानसरोवर झील और उसके निकट से प्रमुख 3 नदियों का जो उद्गम है वो है पहले सिंधु नदी, दूसरा सतलज नदी, फिर है ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वो होता है असम हिमालय, जो प्रमुख फोर्थ या चौथा जो प्रादेशिक विभाजन है हिमालय का वो है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के जो मध्य का क्षेत्र है वो कहलाएगा असम हिमालय। तो विस्तार जो होगा इसका, विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार है। हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा प्रादेशिक विभाजन करें तो हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा, हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा प्रादेशिक हिस्सा, प्रादेशिक हिस्सा बोलो या विभाजन बोलो, एक ही चीज है। अगर हम प्रमुख पर्वतों की बात करें या फिर प्रमुख पहाड़ियां जो क्षेत्र पड़ते हैं असम हिमालय के अंतर्गत, वो है प्रमुख पर्वत शिखर,
तो पहला पड़ेगा अपना नामचा वर्मा, जो आप देख सकते हो हिमालय के ऊपर पूर्वी हिमालय में सबसे जो उच्चतम शिखर है वो है नामचा वर्मा। और प्रमुख जो पहाड़ियां हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्र है जो वो है डफला, दूसरा है मीरी, और फिर देन है अहुर, मिशमी, पटकोई बूम, पटकोई बूम प्रमुख है। तो ये है असम हिमालय के बारे में सामान्य सी जानकारी के विस्तार। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी से तीस्ता नदी के मध्य में हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा प्रादेशिक हिस्सा। प्रमुख पर्वत शिखर की बात करें तो नामचा वर्मा, डाफला, मीरी, अहोर, मिशमी और पटकोई बूम। मैं आपको ये बताऊं कि जो प्रमुख पर्वत शिखर हैं या प्रमुख पहाड़ियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में असम हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो जैसे कि ये डफला हो गया, डफला, मीरी, अहोर, और ये मिशमी, ये जो पहाड़ियों के नाम हैं ये रखे गए हैं स्थानीय जनजाति के नाम पर, स्थानीय जनजातीय के नामों पर। तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाली प्रमुख पहाड़ियां जो असम हिमालय का हिस्सा है, डफला, मीरी, अहोर, मिशमी, ये प्रमुख स्थानीय जनजातियों के नामों पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। और मुझे लगता है कि प्रादेशिक विभाजन में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रीलिम्स में फैक्चुअल डाटा पूछा जाए किसी भी पहाड़ी को लेकर, किसी भी प्रमुख नदी के हिस्सों को लेकर, या जो भी मैंने विशेषताएं इस लेक्चर में बताई, इतना सफिशिएंट होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें, चाहे वो एमपीपीएससी का हो या फिर यूपीएससी का मेंस हो या फिर किसी अदर स्टेट्स का जो मेंस एग्जाम हो, तो उसमें 2 या 5 मार्कर में इतना ही पूछा जाएगा और इतना ही हमें लिखने को मिलता है। अगर वो लॉन्ग आंसर में या फिर 10 मार्कर में पूछता है क्वेश्चन को, तो सीधा ये पूछेगा कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कीजिए, उसका आधार क्या है और उनकी विशेषता क्या है। तो मुझे लगता है कि यहाँ मैंने 4 बताए आपको। जैसा पहला था हमारा कश्मीर हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर था हमारा नेपाल हिमालय और असम हिमालय। एक एक करके लिखते जाना और डायग्राम बना देना, और मेंस का आंसर एकदम कंटेस्ट हो जाएगा। और जो सफिशिएंट जानकारी है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो हमने यहाँ पर नोट की। अनावश्यक लिखने का और पढ़ने का कोई जरिया नहीं होता या कोई मतलब नहीं निकलता उस चीज का। तो ये था हमारे हिमालय के बारे में प्रादेशिक विभाजन। हमने पहले कश्मीर पढ़ा, फिर कुमायूं, फिर नेपाल और देन कंप्लीट किया असम हिमालय को। अब हम प्रादेशिक जो हिमालय का विभाजन किया उससे संबंधित कुछ 1-2 फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं, ताकि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में अगर आंसर टिक करने को आए तो आप आसानी से उसको टिक कर पाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं प्रादेशिक हिमालय का सबसे बड़ा हिस्सा। तो हम क्रम से पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि प्रादेशिक हिमालय का सबसे बड़ा हिस्सा, फिर क्रम के अनुसार उसको डिसाइड करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा प्रादेशिक हिस्सा होगा वो होगा आपका नेपाल हिमालय, देन आएगा आपका असम हिमालय, आपका थर्ड आएगा कश्मीर हिमालय, और फोर्थ आएगा आपका कुमायूं हिमालय। तो यह था कि अगर आपसे प्रीलिम्स एग्जाम पूछा जाए कि हिमालय का सबसे बड़ा प्रादेशिक हिस्सा या फिर प्रादेशिक हिमालय का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, तो वो सबसे ज्यादा जो लार्ज एरिया है लगभग 8,880 किलोमीटर, सॉरी 880 किलोमीटर का जो एरिया है वो नेपाल अकेले कवर करता है। देन आता है असम, फिर कश्मीर हिमालय और कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय का हम ये लिख लेते हैं सबसे छोटा प्रादेशिक हिस्सा, सबसे छोटा प्रादेशिक हिस्सा। अब हम कुछ 1-2 और देखते हैं ताकि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर जहां से पूछे जाते हैं या क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो इन्हीं से रिपीट होते हैं। और बाकी अगर कॉन्सेप्ट के बेस पर पूछा जाएगा मेंस में तो आप सारा डाटा लिख सकते हो और उनमें से निकाल के प्री में पूछ सकते हो, तो यहाँ पे भी सफिशियंट है। हमने जो भी डाटा पढ़ा है या जो भी सब सीखा है आज वो सफिशियंट रहेगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक लिखते हैं कि हिमालय का सबसे
सकरा, सकरा प्रादेशिक हिस्सा, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा असम हिमालय। ये था क्वेश्चन है कि हिमालय का सबसे सकरा प्रादेशिक हिस्सा, तो है असम हिमालय। हिमालय का सबसे चौड़ा प्रादेशिक हिस्सा, तो उसका आंसर होगा कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक है अन्य प्रादेशिक हिस्सों में। तो आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या आधार था, किन नदी घाटियों के आधार पर उनको विभाजित किया गया, कितने प्रकार के थे, उनके अंदर की जो विशेषताएं, प्रमुख पर्वत शिखर, ग्लेशियर, पर्वत श्रेणियां, पहाड़ियां, सारी चीजें कंप्लीट है। आज का ये लेक्चर पूरा सफिशिएंट है, कंटेस्ट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ आपको अब कोई भी साधारण सी बुक लेकर उसको पढ़ना है, और अगर आपने अपने नोटबुक में ये सारी चीजें नोट करी है तो फिर जरूरत नहीं है, यही सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आएगा हमारा लेक्चर थर्ड, जो हमारी हिमालय सीरीज का आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें हम कवर करेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रे, उन दर्रों का महत्व क्या है, और भारत के दृष्टिकोण से हिमालय का महत्व। तो कई सारी चीजें होंगी जो हमारे एक लेक्चर थर्ड में कवर करेंगे, और इसी के साथ में हिमालय की जो सीरीज है हम फिनिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।